दोस्तों आज पेश है सरोवर का राक्षस। एक और चित्र है दोस्तों। दोस्तों आपने 5 स्वर्ण कलश और विचित्र फैसला में पढ़ी। ये कहानी है अब आगे पढ़िए। महाराज अपने आप को संभालिए और हमें बताइए क्या बात है। महारानी तुम्हें याद है आज से 10 वर्ष पहले दावान ऋषि ने हमें विचित्र वरदान दिया था। हाँ महाराज मुझे अच्छी तरह याद है। महारानी आज दावानल ऋषि का वही वरदान पूरा हो गया। क्या मतलब महाराज? महारानी आज हम युवराज ज्ञान सिंह को 10 वर्ष देश निकाला देने का आदेश देकर आई हैं। फिर मान सिंह ने महारानी चंद्रप्रभा को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर यह आपने क्या किया महाराज? युवराज की छोटी सी उम्र सी भूल पर आपने 10 वर्ष देश निकाला देने का आदेश दे दिया। आप पत्थर दिल का प्रयोग पत्थर का हो गया। आपका दिल पत्थर का हो गया? कैसे पिता है आप? महारानी अब तुम हमें कुछ न कहो। युवराज को राजाज्ञा का पालन करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? क्या तुम समझती हो कि युवराज देश निकाला देकर हम प्रसन्नता है? अगर इस अपना फैसला बदलते हैं तो प्रजा की नज़रों में गिर जाते हैं। लोग कहेंगे यही राजा का न्याय है। जब अपने बेटे की बात आई तो अपना फैसला बदल दिया। क्या तुम चाहती हो कि हम लोग ऐसी बात कहीं? नहीं महाराज मैं सपने में मुझे नहीं सोच सकती। अभी वे दोनों वार्तालाप कर रहे थे कि युवराज ज्ञान सिंह कक्ष में प्रवेश किया। पिताजी महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आज अजीतगढ़ छोड़कर जाना है। बेटा, महारानी दौड़कर अपनी छाती से लगा लिया, रोने लगी। यह देखकर माँ तू आंसू बहा रही है, मेरा दिल कमज़ोर करो, हंसते हंसते विदा करो। युवराज ठीक कह रहा है महारानी। महारानी चंद्रप्रभा ने जल्दी अपने आंसू पोंछे और ज्ञान सिंह से कहा, बेटा किस्मत का खेल है, निराली है। आज तुम हमें लंबे समय से बिछड़ रहे हो। हमें भूल न जाना और 10 वर्ष पश्चात पुनः लौट कर आना। माँ आपके स्नेह को मैं भला कैसे भूल सकता हूँ? कहकर ज्ञानेंद्र अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और तब भरे हृदय से मान सिंह ने चंद्रप्रभा और ज्ञान सिंह को विदा देने के लिए कहा। राज महल के मुख्य द्वार तक आए। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना, जहाँ भी जाए स्वस्थ और सुखी रहे। नियमति का कैसा क्रूर मजाक है, हमारी आंखों के सामने हमसे दूर जा रहा है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और युवराज ज्ञान सिंह का रथ जब राज्य की सीमा से दूर वन में पहुंचा। सारथी अब तुम अजीतगढ़ वापस लौट जाओ और जब हमें अकेले आगे जाएंगे। युवराज ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आप बच्चे हैं, आपको ऐसे निर्जल स्थान पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सारथी जिद न करो, हमारे साथ साथ तुम भी दुख उठाना चाहते हो, हमारा कहना मानो और यहीं से लौट जाओ। ज्ञान सिंह के बार बार कहने पर सारथी अनमना होकर वहाँ से चला गया। तब ज्ञान सिंह जंगल के अंदर की ओर चल दिया और वह अभी वन में कुछ ही दूर गया था। बचाओ बचाओ बचाओ, लगता है किसी मनुष्य का संकट में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ज्ञान सिंह झाड़ियों को पार करके दूसरी ओर पहुंचा। ओह, शेर उस लड़के को अपने जबड़े में दबा रखा है। अगर मैंने तुरंत ही कुछ न किया तो इस लड़के को मार देगा। सोचकर ज्ञान सिंह ने जल्दी ही कमान पर तीर चढ़ाया और अगले ही पल खचाक और भयंकर दाड़ मारकर पृथ्वी पर गिर गया और वेदना से तड़पने लगा। गुर 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 तभी शेर के मर्म स्थल पर लगा था, इसलिए कुछ देर में तड़पने के बाद प्राण त्याग दिए और अब मुझे घायल लड़की के पास चलना चाहिए।
ज्ञान सिंह घायल लड़की के पास पहुंचा। तुम कौन हो भाई और इस शेर की गिरफ्त में कैसे फंसे? मेरा नाम हेमंत है, चंदनपुर के राजा छतर सिंह का पुत्र हूँ। आज मैं अपने पिता के साथ आखेट करने वन में आया था कि जानवर का पीछा करते हुए मेरे पिता मुझसे अलग हो गए और इधर उधर ढूंढ ही रहा था कि अचानक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया और अपना बचाव भी न कर सका। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है भाई? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम मुझे सही वक्त पर यहाँ पहुँच गया, वरना शेर तुम्हें मार डालता। युवराज, मेरा नाम ज्ञान सिंह है। तभी, ओह पिताजी, मुझे ढूंढते हुए इधर आ रहे हैं। युवराज हेमंत, तुम ठीक तो है ना? राजा छतर सिंह दौड़ते हुए हेमंत के पास पहुंचे। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम घायल कैसे हुए? पिताजी महाराज, ज्ञान सिंह ने मुझे शेर के पंजे से छुड़ाया है। हेमंत के पिता ने सारी बात बताई। बेटा ज्ञान सिंह, तुम इतने साहसी हो कि तुमने युवराज को जान बचाकर बड़ा उपकार किया है। राजन, मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया, यह तो मेरा कर्तव्य था। बेटा, तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं। कौन है तुम्हारे माता पिता? कौन है? मुझे इन्हें अपने बारे में सही नहीं बताना चाहिए। यह सोचकर ज्ञान सिंह ने छतर सिंह से कहा, राजन, मेरे पिता पता नहीं है, मैं अनाथ हूँ और इधर उधर भटकता रहता हूँ। आह बेटा, तुम अनाथ हो, यह जानकर हमें बहुत दुख हुआ। फिर कुछ सोचकर छतर सिंह ने ज्ञान सिंह से कहा, बेटा, यदि तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चांदपुर चल सकते हो। हम तुम्हें अपने अपना पुत्र बनाकर राजमहल में रखेंगे। राजन, मैंने युवराज की जान बचाई है, कहीं आप इसी बात का बदला चुकाने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जैसे साहसी लड़कियों को अपना पुत्र बनाकर हमें गर्व होगा। युवराज हेमंत को तुम जैसा वीर भाई मिल जाएगा। ज्ञान सिंह, तू भी इस प्रकार का तब भटकता रहेगा? तूने राजा छतर सिंह की बात मान लेनी चाहिए। अगले ही पल, राजन, मुझे आपकी बात स्वीकार है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तब तुम राजन न कहकर हेमंत की तरह मुझे पिताजी कहो, हमें खुशी होगी। पिताजी कहकर ज्ञान सिंह ने छतर सिंह को छाती से लगा लिया। तत्पश्चात, बेटे ज्ञान सिंह, हेमंत को घायल है, इसे लेकर हम तुरंत ही चांदपुर चलना चाहिए ताकि घाव का उपचार हो सके। ठीक कह रहे हो पिताजी महाराज। तब घायल हेमंत को ज्ञान सिंह और घोड़े पर लादा और छतर सिंह के साथ चंद्रपुर की ओर चल दिया। उधर अजीतगढ़ में, महाराज, 2 दिन हो गए हैं, भोजन आपने हाथ भी नहीं लगाया, इस प्रकार कब तक चलेगा? महाराज, क्या ऐसा करने से युवराज ज्ञान सिंह वापस लौट सकते हैं? महारानी, हमारे दिल क्या तो मजबूर हैं, न जाने युवराज इस समय कहाँ भटक रहे होंगे। महाराज, अब फैसला किस्मत में छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। महारानी चंद्रप्रभा ने बार बार अनुरोध करने पर मान सिंह ने बुझे मन से थोड़ा भोजन किया। उसके घायल हेमंत को लेकर राजा छतरपुर चांदपुर पहुंचे। युवराज के गांव पर राजवैद्य ने औषधि का लेप किया। महाराज, युवराज की हालत चिंताजनक नहीं है, ये शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद वैद्य जी। और कुछ खाने की औषधियाँ देकर राजवैद्य चले गए। तभी केसर ज्ञान सिंह से बोली, बेटा ज्ञान सिंह, महाराज ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आज से तुम अपने को अनाथ नहीं समझना, अब से तुम्हारी माँ हूँ। आपने और महाराज के होते हुए मुझे भला अपने अनाथ क्यों समझूंगा माँ? और फिर उधर ज्ञान सिंह और चांदपुर के राजा छतर सिंह के पुत्र बनकर रहने लगा। युवराज हेमंत को अपने भाई का स्नेह था। महारानी, इन दोनों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये दोनों सगे भाई हैं, कहीं नजर न लग जाए दोनों की जोड़ी को। और धीरे धीरे 9 वर्ष व्यतीत हो गए। ज्ञान सिंह और हेमंत सजीले नवयुवक एक दिन सालोन ऋषि चांदपुर के दरबार में पधारे। महाराज की जय हो। मुनिवर, आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? राजन, कुबेर दत्त नाम का एक राक्षस हमारे आश्रम में आकर उत्पात मचाता है, हमारी यज्ञ वेदियों को हड्डियाँ मांस लाकर डाल देता है, जिससे हमारी तपस्या भी व्यर्थ पड़ता है, आश्रम भी उजाड़ रहा है, हमारी सहायता कीजिए। मुनिवर, आपकी बातें सुनकर मुझे दुख हुआ, लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आई आपके साथ आप अपने साथ घोड़ा लेकर क्यों आए हैं? राजन, यह घोड़ा साधारण घोड़ा नहीं है, मैंने इसे अपने तप
से उत्पन्न किया है। धरती आकाश पाताल सभी जगह पर जा सकता है। इसकी गति वायु से भी तेज है। ओह, तब यह घोड़ा अद्भुत है। कुछ सोचकर छतर सिंह ने साउल ऋषि से पूछा, मुनिवर, हम आपके किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? राजन, सुना आपके दत्तक पुत्र ज्ञान सिंह का निशाना बहुत अचूक है। यदि वह मेरे साथ भेज दे दे तो ये मेरे मायावी घोड़ी पर चढ़कर अवश्य कुबेर दत्त राक्षस को मार डालेगा। साउल ऋषि का कथन सुनकर छतर सिंह के पास बैठे ज्ञान सिंह से पूछा, बेटा साउल ऋषि तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? पिताजी महाराज, साउल ऋषि को कुबेर दत्त राक्षस से छुटकारा दिलाकर मुझे प्रशंसा होगी। मैं साउल ऋषि के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हमें तुमसे ये ऐसी ही आशा थी बेटी, जाओ राजमहल में जाकर अपनी माँ के जाने से आज्ञा ले लो। जी पिताजी महाराज। और दरबार से उठकर ज्ञान सिंह महारानी के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। नहीं बेटा, तुम मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर कुबेर दत्त नाम का राक्षस बहुत भयानक है। माँ, राक्षसों से मुनियों की रक्षा करना पुण्य का कार्य है। मेरे सिर पर आपके वरदान हस्त की छाया रहने से कुबेर दत्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे खुशी से आज्ञा दीजिए माँ, ताकि मैं राक्षस को मारकर आपके नाम का रोशन कर सकूँ। नहीं बेटा। तब ज्ञान सिंह ने बड़ी मुश्किलों से महारानी केसर को राजी किया और आशीर्वाद लेकर पुनः दरबार में पहुंचा। चलिए ऋषिवर, आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो बेटा इस घोड़े पर बैठ जाओ, हमें पलक झपकते ही आश्रम में पहुंचा देगा। ज्ञान सिंह उछलकर घोड़े पर की पीठ पर बैठ गया। तब साउल ऋषि भी उस घोड़े की पीठ पर बैठ गए। हे भगवान, ज्ञान सिंह को विधि करना और दूसरे ही पल, ओह, यह तो वास्तव में अद्भुत घोड़ा है। पल भर में ही घोड़ा दरबार से गायब हो गया और अगले ही पल आश्रम में जा उतरा। बेटा, यही है हमारा आश्रम। तब साउल ऋषि की कुटिया ने एक पुड़िया ला कर दी। बेटा, यह वज्र भस्म है। इसे शरीर पर मलने से तुम्हारा शरीर वज्र से ज़्यादा कठोर हो जाएगा। कुबेर दत्त राक्षस के प्रहारों से तुम्हें शरीर पर कोई असर नहीं होगा। तुम अपने शरीर पर लगा लो। जी मुनिवर। तत्पश्चात ज्ञान सिंह ने वज्र भस्म अपने शरीर पर मल ली और ऐसा करती ही ओह, वज्र भस्म के शरीर पर लगाते ही मेरे शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होने लगा। शरीर में कठोरता आती जा रही है। तत्पश्चात ऋषिवर, अब मैं निश्चिंत होकर यज्ञ की तैयारी कीजिए। कुबेर दत्त राक्षसों के आपको रक्षा करूंगा। और साउल ऋषि ने उसी समय आसपास के ऋषियों मुनियों को बुलाया और एक यज्ञ का आयोजन किया। अभी यज्ञ प्रारंभ किए कुछ समय बीता था। हाँ, लगता है यही कुबेर दत्त राक्षस है। अट्टहास करता हुआ कुबेर दत्त जब यज्ञ वेदी के पास पहुंचा। ठहर जा कुबेर दत्त, मृत्यु हिरण को यज्ञ की वेदी पर न डालना, वरना तेरी याद जान ले लूँगा। ज्ञान सिंह की ललकार सुनकर कुबेर दत्त तिनका, कौन है रे तूने मुझे टोकने का साहस कैसे किया? मैं तेरी मौत हूँ कुबेर दत्त। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। ओह, तो तू मुझे ललकार रहा है? याद रख, मैं तुझे तिनके की तरह मसल डालूंगा। हाँ, तू मुझे क्या मारेगा? ज्ञान सिंह को हंसते देखकर कुबेर दत्त के तन बदन में आग लग गई। ठहर जा, मैं तुझे अभी मजा सिखाता हूँ। कुबेर दत्त की हुकार भरकर ज्ञान सिंह की ओर दौड़ा। अब घोड़े पर ऐड लगानी चाहिए। और जैसे ही कुबेर दत्त ने ज्ञान सिंह को घोड़े के पास आया, तड़ाक, और कुबेर दत्त लड़खड़ा कर भूमि पर गिर पड़ा। लेकिन तुरंत ही भूमि से उठा और उसने ज्ञान सिंह की गर्दन पकड़ ली। यह देख, ओह, अब क्या होगा? लगता है बेचारा ज्ञान सिंह कुबेर दत्त के हाथों बेमौत मारा जाएगा। कुबेर दत्त ने ज्ञान सिंह के छाती में मुक्के का प्रहार किया। यह क्या? इस आदमी पर मेरे मुक्के का कोई असर नहीं पड़ा। लगता है शक्ति के बल में मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे अब छल से काम लेना चाहिए। कुबेर दत्त मायावी तो था ही, वह थोड़ी देर में अदृश्य हो गया। अब वह ज्ञान सिंह को देख सकता था, लेकिन ज्ञान सिंह उसको नहीं देख सकता था। वो यह क्या? अचानक कुबेर दत्त कहाँ गायब हो गया? अभी वह सोच ही रहा था, मैं इधर हूँ, हिम्मत है तो मुझे आकर पकड़। ओ पल भर में इतनी दूर कैसे पहुँच गया? मुझे इसका पीछा करना चाहिए।
और फिर ज्ञान सिंह अपना घोड़ा लेकर कुबेरदत्त के पीछे दौड़ पड़ा। जब कुबेरदत्त उसे धोखा देता हुआ जंगल की ओर भागता रहा, भागता भागता कुबेरदत्त वहां पहुंचा है जहां पाताल लोक का रास्ता था। अब मेरा पीछा करते हुए वह आदमी पाताल लोक में आएगा और उसे खा जाऊंगा। वह तेजी से उस दरवाजे में घुस गया। पीछा करता हुआ ज्ञान ज्ञान सिंह भी वहां आ पहुंचा। रुक जा कुबेरदत्त, वरना मेरा एक तीर तेरा काम तमाम कर देगा। लेकिन कुबेरदत्त नहीं रुका। अब तो मुझे तीर चलाकर इसे मारना पड़ेगा। ज्ञान सिंह ने कमान से तीर खींचा और छोड़ा। भयानक चित्कार करता हुआ कुबेरदत्त सीढ़ियों पर गिरा। गिरकर कुबेरदत्त मानव रूप में आ गया। यह देख, ओह यह क्या! गिरते ही कुबेरदत्त मानव के आकार में बदल गया। यह भी कोई चाल है! और घोड़े से उतरकर कुबेरदत्त के पास पहुंचा। कौन और तुम? तुम्हारा असली रूप क्या है? जो तुम इस समय देख रहे हो मैं असली रूप है। मैं जन्मदात राक्षस नहीं था। तब तुम अपना असली परिचय दो। तब कुबेरदत्त ने उसे अपने बारे में विस्तार से बताया। सारी बात जानकर यह कैसी विचित्र विडंबना है! तुम जैसा एक सच्चा देशभक्त इस प्रकार मर रहा है। मैं जानते हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मैं अजीत सिंह, राजा मान सिंह का पुत्र हूँ। ओह, आप अजीतगढ़ के युवराज हो? तब आपके हाथों मरकर मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा। कहते ही कुबेरदत्त ने हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। यह देख ज्ञान सिंह दुखी हो उठा। कुबेरदत्त तो मर गया, लेकिन अब मुझे आगे चलकर देखना चाहिए कि ये सीढ़ियाँ कहाँ तक जा रही हैं। और अपने घोड़े पर चढ़कर ज्ञान सिंह आगे बढ़ गया। सीढ़ी समाप्त होते ही, ओ लगता है भव्य महल! मैंने ऐसा खूबसूरत महल अपने जीवन में कभी नहीं देखा। उसने एक स्थान पर अपना घोड़ा बांधा और आश्चर्य में डूबा आगे बढ़ गया। इतना भव्य महल बिल्कुल सुनसान, क्या माजरा है! अचानक यह दुर्गंध कहाँ से आ रही है? ज्ञान सिंह उस दिशा की ओर बढ़ गया जहाँ से दुर्गंध आ रही थी। लगता है दुर्गंध इसी कक्ष से आ रही है। जैसे ही ज्ञान सिंह कुंडी खोलकर घुसा, ओ इतना भयानक दृश्य! मनुष्यों के अनगिनत कंकाल पड़े हुए हैं। शायद इन्हें दुर्गंध आ रही है। तभी वह सोच ही रहा था, पानी पानी, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? ज्ञान सिंह की आवाज़ की दशा में पड़ा। ओह, यह तो वृद्ध व्यक्ति! मुझे बाहर सरोवर से पानी लाकर इनको प्यास बुझानी चाहिए। यह सोच ज्ञान सिंह वहाँ से पड़ा एक लोटा उठाया और कक्ष से बाहर निकल गया और सरोवर में पहुंचा। पानी लेकर वह पुनः वृद्ध के पास पहुंचा। पानी पिलाकर जैसे ही वृद्ध की चेतना लौटी, भले मनुष्य तुम कौन हो? क्या राक्षस कुबेरदत्त की दृष्टि तुम पर नहीं पड़ी? मैंने उसे मार दिया बाबा। क्या? हाँ बाबा, सच कह रहा हूँ। लेकिन आप कौन हैं और यह किसका महल है? मुझे इस बारे में बताइए। बेटा, यह कुबेरदत्त को मारकर तुमने बहुत उपकार किया है। हम पाताल लोक के राजा गौर गंधर्व सेन हैं। बेटा, आज से 10 वर्ष पहले की बात है कि उस दिन हमारे यहाँ हमारी कन्या का 10वां जन्मदिन था। सारे पाताल लोक में उत्सव मनाया जा रहा था। तभी अकस्मात राक्षस कुबेरदत्त ने पाताल में प्रवेश किया। आप पाताल लोक के राजा हैं, तो आपकी ऐसी दशा कैसे हुई? पाताल लोक में आते ही उसने यहाँ के निवासियों को पकड़कर खाना शुरू किया और हमारी सेना ने उसका सामना किया। लेकिन राक्षस मायावी था, अतः हमारी सारी सेना उसके सामने एक न चली। क्रोध में भरकर कुबेरदत्त को इस राज्य के सभी निवासियों को कैद कर लिया। तब हम इस प्रकार उसी कैद में रहकर जीवन बिता रहे हैं। कुबेरदत्त प्रतिदिन 5 आदमी को मारकर खाता है। ओह, तो जो कंकाल मैंने देखे वह निरपराध मनुष्यों के हैं। तब राजा गंधर्वसेन ने बोला, राजन, कुबेरदत्त को आतंक समाप्त हो चुका है। अब आप यहाँ के राजा हैं। उठिए और अपने बिखरे राज्य को संभालिए। तुम सही कह रहे हो बेटा। कुछ देर बाद कक्ष का माहौल कुछ और था। इस आदमी के कारण आज जब कुबेरदत्त राक्षस की कैद से मुक्त हुए हैं, यह हमारे लिए फरिश्ता बनकर आया है। सब लोग
ज्ञान सिंह की जय जयकार की। और फिर राजा गंधर्व सेन ज्ञान सिंह से बोले, बेटे राज्य की दशा सुधारने से हमें 10-15 दिन लग जाएंगे। हम चाहते हैं तब तक तुम पाताल लोक में रहो। ठीक है महाराज। सब लोग उसी समय राज्य संवारने लगे। और 15 दिन बाद, महाराज अब मैं पृथ्वीलोक पर वापस लौटना चाहता हूँ। बेटा तुम्हें एक विनती करना चाहता हूँ। हमारी बेटी कुमुदनी विवाह योग्य हो गई है, उसका विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। यह तो मेरा सौभाग्य हुआ महाराज। और सब धूमधाम से राजकुमार कुमुदनी का विवाह ज्ञान सिंह से हो गया। और कुछ दिन बाद वहाँ रुकने के पश्चात ज्ञान सिंह अपनी पत्नी के साथ पृथ्वीलोक पर वापस चल पड़ा। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। और पृथ्वीलोक पर आकर ज्ञान सिंह सीधा सावन ऋषि के पास पहुंचा। ज्ञान सिंह तुम तो जीवित हो, मैं तो समझा था कुबेरदत्त ने तुम्हें मार दिया। ऋषि और उल्टा मैंने कुबेरदत्त को मार दिया है। अब आप पूर्णतः निश्चिंत होकर अपनी तपस्या कर सकते हो। तब ज्ञान सिंह ने सावल ऋषि और कुमुदनी के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर सावल ऋषि ने कहा, बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और अपना यह मायावी घोड़ा तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ। धन्यवाद मुनिवर। तब ज्ञान सिंह और कुमुदनी ने ऋषि का आशीर्वाद लिया और वहाँ से चांदपुर की ओर लौट गए। जल्दी ही वे चांदपुर पहुँचे। स्वामी हम कहाँ हैं? यही आपका राज्य है। कुमुदनी, यह मेरा असली राज्य नहीं, वास्तव में अजीतगढ़ के राजा मानसिंह का पुत्र हूँ। फिर ज्ञान सिंह ने कुमुदनी को अपने बारे में बताया। फिर राजा छतर सिंह और महारानी केसर सिंह के पास पहुँचे। ओह ज्ञान सिंह, तुम आ गए। हम कई दिनों से तुम्हारी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे। बेटे तुमने अपने कार्य में सफलता प्राप्त करके आए हो। हाँ माँ, मैंने कुबेरदत्त को मार दिया है। बेटा यह कौन है? माँ, यह पाताल लोक की राजकुमारी कुमुदनी है। उसका भाव मुझसे हो चुका है। यह आपकी बहू है। ज्ञान सिंह का इशारा पाकर कुमुदनी ने छतर सिंह और केसर सिंह के चरण स्पर्श किए। महारानी प्रसन्न होकर कुमुदनी को अपने गले लगा लिया। कुमुदनी चांद का टुकड़ा है। ज्ञान सिंह तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे कुमुदनी जैसी पत्नी मिली। महारानी केसर की बात सुनकर ज्ञान सिंह मुस्कुराया उठा। तभी युवराज हेमंत ने कक्ष में प्रवेश किया और जैसे ही उसकी दृष्टि कुमुदनी पड़ी और सुन की अप्सरा से सुंदर, यह सुंदरी कौन है? और ऐसा आदित्य रूप मैंने आज तक नहीं देखा। यह देखकर कुमुदनी को ऐसे घूर घूर क्या देख रहा है? हेमंत, यह तेरी भाभी है, ज्ञान सिंह की पत्नी है। ओह, तो ज्ञान सिंह की पत्नी है। और फिर ज्ञान सिंह ने उसे गले लगा लिया। ज्ञान सिंह, तुम चुपचाप शादी कर ली और हमें खबर भी नहीं करी। हेमंत, विवाह इतनी जल्दबाजी में हुआ, चाहकर भी सूचना न दे सके। और उसी रात कुमुदनी जैसी सुंदरी मेरी पत्नी होना चाहिए था। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता जिसका प्रयोग कर से कुमुदनी विवाह कर सकूं? और कुमुदनी देखकर हेमंत कुछ बोरा सा गया था और सहसा उसके दिमाग में एक कुविचार आया। यदि ज्ञान सिंह को मरवा दूं तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और मैं निश्चिंत होकर कुमुदनी से विवाह कर सकता हूँ। यह सोचकर हेमंत ने के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। दूसरे दिन हेमंत ज्ञान सिंह के पास पहुंचा। ज्ञान सिंह, हम दोनों बहुत समय से आकेट करने वन में नहीं गए। मैं चाहता हूं कि आज हम दोनों आकेट करने चलें। विचार तो तुम्हारा उत्तम है हेमंत, चलने को तैयार हूं। और दोनों छतर सिंह की आज्ञा लेकर वन में चल दिए। ज्ञान सिंह, तू लौटकर चांदपुर अपनी पत्नी के पास नहीं आ पाएगा। कुछ देर बाद दोनों वन में पहुंचे। ज्ञान सिंह, मुझे प्यास लग रही है, जरा सामने वाले कुएं से पानी खींच कर ला। ठीक है। और ज्ञान सिंह घोड़े से उतरकर कुएं की ओर चल दिया। तब दबे पांव हेमंत घोड़े से उतरकर उसके पीछे चल दिया। ज्ञान सिंह कुएं के पास पहुंचा और जैसे उसने रस्सी और बाल्टी डाली, नीचे झुका। अरे क्या हुआ? और ज्ञान सिंह ने छलांग छपाक से कुएं के पानी में जा गिरा। और कुएं की जगत पे खड़ा हेमंत हंसने लगते हुए बोला, ज्ञान सिंह, अब तू सिर दी अपनी पानी में जल समाधि लेगा और चांदपुर जाकर कुमुदनी से अपनी पत्नी बना लूँगा। हेमंत, तू तो बड़ा कृतज्ञ धन निकला। आज 10 वर्ष पहले इसी दिन
के लिए मैंने तेरे शेर से जान बचाई थी। और हेमंत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वहां से चला गया। चांदपुर पहुंचकर, यह क्या बेटा, तू और ज्ञान सिंह साथ गए थे जंगल में, अकेले लौटा? पिताजी, अनर्थ हो गया। जंगल में एक पागल हाथी ज्ञान सिंह को रौंद कर मार डाला। पिताजी, मैं यह सूचना कुमुदनी को कोमुंदी को देने उसके कक्ष में जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन कोमुंदी के यह बहुत अनर्थ हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही ज्ञान सिंह उसके विवाह हुआ था। हेमंत और कोमुंदी के कक्ष में पहुंचा, जैसे ही उसने ज्ञान सिंह के मृत्यु की सूचना दे दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोमुंदी फुट फुट कर रोने लगी। यह देखकर कोमुंदी आंसू बहाकर अपनी झील सी आंखें को गंदा न करो, ज्ञान सिंह को मर गया है, क्या हुआ? हम तो जिंदा है, तुम हमारी पत्नी बनकर रहना, तुम्हें हर सुख देंगे। उसकी बात सुनकर रोती हुई कुमुदिनी सोच में पड़ गई। लगता है इस पापी ने जानबूझकर मेरे पति को हत्या की है और अब मुझे डोरे डालने के लिए कोशिश कर रहा है। इस चालबाज के साथ छल से काम लेना होना चाहिए ताकि इसके चुंगल से निकल सकती हूँ। और मन ही मन कुछ निर्णय लेकर हेमंत से बोली, युवराज हेमंत, ज्ञान सिंह तो मर गया, लेकिन उसके लिए रोने से क्या फ़ायदा? मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर विवाह से पहले तुम मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। कहो तो मैं तुम्हारे हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। कुमुदी, तुम्हें विवाह करने से पहले एक बार पाताल लोक में जाकर मेरे पिता के दर्शन करना चाहती हूँ। यह कौन सी बड़ी बात है, मैंने कल ही तुम्हारे साथ पाताल लोक ले चलता हूँ। दूसरे दिन हेमंत के साथ लेकर कोमंदी पाताल लोक पहुंची। कोमंदी, बेटी, ये तुम्हारे साथ कौन है? पिताजी, यह क्या? कोमंदी ने गंधर्व की छाती से लग गई और फुट फुट कर रोने लगी। कोमंदी को रोते देख गंधर्व ने कहा, पिताजी, इस आदमी ने मेरे पति की हत्या की है। क्या ज्ञान सिंह मर गया? और क्रोध में भरकर गंधर्व ने तलवार खींच ली और हेमंत की गर्दन काटकर पृथ्वी पर जा गिरी। तत्पश्चात बेटी मैंने ज्ञान सिंह की मौत का बदला ले लिया। पिताजी, अब मैं आपका पास ही रहूंगी। उधर इधर ज्ञान सिंह कुएं में पड़े पड़े कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन एक राहगीर कुएं में पास से गुजरा। उसने पानी खींचने के लिए कुएं में बाल्टी डाली। लगता है कोई पानी खींच रहा है, यह अवसर हाथ से नहीं गंवाना चाहिए और बाल्टी पलट जाना चाहिए। और जैसे ही बाल्टी की सतह पर पहुंची, ज्ञान सिंह ने लपक कर रस्सी पकड़ ली और इधर जैसे ही ऊपर खड़े राहगीर ने रस्सी को खींचना चाहा, भाई तुम जो कोई भी हो, मुझे पर दया करके मुझे कुएं से बाहर निकाल लो। मैं कोई भूत नहीं हूँ, एक दुखियारा मनुष्य हूँ। लगता है इस कुएं में कोई आदमी गिरा हुआ है, मुझे सहायता मांग रहा है, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। और यह सोचकर आदमी ने पूरा दम लगाकर रस्सी को खींचना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद ज्ञान सिंह के सामने खड़ा था। तुम कौन हो भाई, और इस कुएं में कैसे गिर गए? ओह, मेरा प्यारा घोड़ा अभी तक यहीं खड़ा है। तब ज्ञान सिंह ने उसे अपने बारे में बताया। सारी बात जानकर, अब तुम कहाँ जाओगे भाई? चांदपुर जाना है। चांदपुर जाना तो इस समय खतरे से खाली नहीं होगा। इस समय आदमी के साथ घर चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर आराम से सोचूंगा मुझे क्या करना चाहिए। यह सोच, भाई मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, सबसे पहले कुछ भोजन करना चाहता हूँ। पास ही राज्य में कुशालगढ़ मेरा घर है, तुम मेरे साथ चलो। घर में पहुँचकर तुम्हें भोजन करवा दूंगा। अपनी किस्मत पर आंसू बहाता हुआ ज्ञान सिंह उस आदमी के साथ चल पड़ा। जैसे ही कुशालगढ़ में पहुंचा, क्या बात है भाई, तुम्हारे राज्य में के निवासी कुछ भयभीत से नजर आ रही हैं। कुछ मत पूछो परदेसी, कुछ समय पहले हमारे राज्य में सरोवर पर वीरसेन नाम का एक राक्षस आकर रहने लगा। वह लोगों को पकड़कर खा जाता है। उसी कारण अब राज्य में प्रत्येक निवासी हर समय भयभीत रहता है। ओह, तो यह बात है। वह उस आदमी से बोला, मैं उस राक्षस से तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूँ। क्या तुम
मुझे केवल उस जलाशय का पता बता दो। राक्षस वीरसेन रहता है। यहाँ से 5 कोस दूर जंगल के पास एक सरोवर है, उसी में राक्षस वीरसेन रहता है। मैं अभी जाकर उसका काम तमाम करता हूँ। कहकर ज्ञान सिंह घोड़े पर बैठा और सरोवर की ओर चल दिया। तभी वह कुछ ही दूर गया था कि ये रुको। ज्ञान सिंह अपने नाम की पुकार सुनकर ज्ञान सिंह ने घोड़ा रोक दिया और ऋषि के पास पहुंचा। ऋषिवर, आप कौन है और आपने मुझे कैसे पुकारा? ज्ञान सिंह, हमारा नाम दावान ऋषि है। हमारे वरदान के कारण तुम्हारा जन्म हुआ था। ओह, लेकिन आपको कैसे पता चला इस समय यहाँ मिलूंगा? बेटा, योग बल से हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम वीर सिंह राक्षस को मारने के लिए सरोवर पर जा रही हो। आप तो सर्वज्ञानी हैं ऋषिवर। बेटा, वीरसेन को मारना इतना आसान नहीं। उसके शिव भगवान की आराधना करके एक वरदान मांगा है। कैसा वरदान? बेटा, उसका दायां हाथ जिसे स्पर्श करेगा वह जल जाएगा, लेकिन तब तो उसे मारना वास्तव में कठिन है ऋषिवर। बेटा, उसे शक्ति से नहीं युक्ति से मारना पड़ेगा। तब दायवन ऋषि ने ज्ञान सिंह को एक युक्ति बताई। ठीक है मुनिवर, ऐसा ही करूँगा। आप आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा। और दयावन ऋषि को आज्ञा लेकर ज्ञान सिंह आगे बढ़ गया। जब वह सरोवर के समीप पहुंचा था, वीरसेन राक्षस एक मनुष्य को पकड़कर खा रहा था। ओह, कैसा विक्षण दृश्य है! जब इससे पहले यह दृश्य नहीं देखा गया तो मनुष्यों को खाने वाले नरपिशाच हिम्मत है तो मुझसे लड़। यह सुनकर वीरसेन राक्षस चौंका और उसकी ओर देखा। तू लड़ेगा मुझसे? क्या तुझे तेरी मौत बुला रही है? वह तो वक्त बताएगा किसकी मौत है भाई। मुझसे मुकाबला कर। अब राक्षस वीरसेन से रहा नहीं गया तो वह तेजी से उसके पास पहुंचा। तुम तो भय से काँप रहे हो। मैं किसी भयभीत आदमी से नहीं लड़ता। क्या बक रहे हो? मैं भला क्यों भय से भयभीत होऊंगा? विश्वास न हो तो अपने वृक्ष पर अपने हाथ रख कर देख लो, जान जाओगे तुम्हारा दिल कैसे तेजी से धड़क रहा है। यह बात सुनकर सोचकर वीरसेन अपना बायां हाथ जैसे ही दिल पर रखा, तभी क्षण भर में ही वीरसेन भस्म हो गया। वीरसेन के मरने से ज्ञान सिंह वहां से लौट पड़ा और राह में फिर उसका दावान ऋषि मिले। बेटा, आज से 10 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। तुम अजीतगढ़ जाना चाहिए। तुम्हारे वृद्ध पिता राजा मानसिंह की आंखें बिछाए तुम्हारी राह देख रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर। और कुछ दिन पश्चात ही महाराज राजमहल के द्वार पर एक युवराज ज्ञान सिंह खड़े हैं। क्या? महारानी को साथ लेकर राजा मानसिंह दौड़े दौड़े राजमहल के द्वार पर आए। बेटा, पिताजी। और तभी मानसिंह ने एक हिचकी ली और पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके प्राण फिकर उड़ गए। राजा मानसिंह की अचानक मृत्यु से समाचार राज्य की में विद्युत गति से फैल गया। अगले ही दिन हृदय से युवराज मानसिंह को राजा मानसिंह की चिता को अग्नि दिखाई। तत्पश्चात ज्ञान सिंह अजीतगढ़ का नया राजा बन गया। तब राजा ज्ञान सिंह ने अपने गुप्तचरों को भेजकर कोमंदनी के बारे में पता लगाया। तब उसे कोमंदनी के बारे में पता तो लगा तो वह पाताल लोक में जाकर कोमंदनी से अजीतगढ़ ले आया और सुचारू रूप से राज्य की कारभार संभालने लगा। समाप्त दोस्तों।